हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आ जाइए फटाफट, यहाँ पे आपका क्लास चलने वाला है। और आज मैं आपके लिए मिसलेनियस टेस्ट यानी कि मिक्स टेस्ट लाया हूँ। यहाँ पे आपको साइंस का, सोशल का और मैथ का, हिंदी, इंग्लिश, व्याकरण, ग्रामर सब यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इस 40 क्वेश्चन में आपको इन चारों पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पर हो जाएगा रिवीजन, अगर आप पढ़ रहे हो तो। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आप ही का सिलेबस क्या है, सिलेबस का कोई से बाहर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक वाइक करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और लास्ट में मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। 40 में जितना सवाल सही बनेगा सही जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहलाता है? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहते हैं? तो आपको पता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उस पदार्थ को कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस पदार्थ को कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक यहाँ पे फिर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घटपर्णी उदाहरण है। घटपर्णी होता क्या? घटपर्णी उदाहरण है, मतलब इसका आंसर हमारा कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पादप। ये क्या होता है ना, एक पौधा होता है। पौधा तो जानते हैं ना, पौधा क्या मतलब भोजन, जो पौधा 100 होता है, जितना पादप 100 होता है। लेकिन एक्सेप्शन है कीटभक्षी पादप, एक्सेप्शन है। मतलब ये ना, ये 100 नहीं, ये परपोषी है। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों को, कीट फटंगियों को खाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कीटभक्षी पादप कहलाता है, घटपर्णी का श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन है जंतु जो चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? कौन सा जंतु है जो चमड़ी से भी सांस ले सकता है और फेफड़ा से भी सांस ले सकता है? इनमें से कौन है? तो वो है मेंढक। मेंढक ही है जो चमड़ी से भी सांस ले सकता है और फेफड़ा से, दोनों से सांस ले सकता है। क्लियर है? ओके। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? आपको पता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? बिल्कुल आपको पता होगा, श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं जी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपका बिल्कुल सही गया होगा, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं किए होंगे आप। अगला सवाल देखते हैं, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, इनमें से सभी। तो गुलाब को भी, गन्ना को भी, अंगूर को भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाया जाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब, चाहे किसी पौधे को तना रोप देते हैं तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, या तो फिर किसी का फल ही रोप दिया जाता है ना, या तो फिर किसी का क्या बोलते हैं, काट के रोप देते हैं, कलम करते हैं, बहुत कुछ, बहुत टाइप्स का, 3-4 टाइप्स का यहाँ पे कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, तो गुलाब का फूल इसी तरह से, इसका तना काट के अगर रोप दीजिएगा तो आपके घर में भी गुलाब हो जाएगा। अंगूर का भी कुछ वही हाल है, गन्ना का भी वही हाल है। गन्ना जो रोपते हैं तना काट के रोप दिया जाता है इसका। अगला सवाल है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या और सम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है? अगर किसी पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या और सम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है? तो कोई पासा अगर आप फेंकते हैं जी तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो बोला सम संख्या और सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों की प्रायिकता। तो सम संख्या लीजिए, ये क्या, ये सब क्या है? सम संख्या है। और सम संख्या नहीं कौन? ये है। तो कितनी घटना घट रही है टोटल, मतलब घटना सम संख्या और सम संख्या नहीं होने की भी घटना 6 है, और टोटल घटना कितना है? टोटल घटना भी यहाँ पे 6 है। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर हमारा सी। अगला है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, तो आप जानते हैं किसी भी, कोई भी चतुर्भुज, जैसा भी चतुर्भुज हो, अगर 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, चतुर्भुज जैसे भी हो, ऐसे 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 ऐसे, जैसे भी चतुर्भुज रहो, 4 भुजा दिख रहा या 4 कोना आपको दिख गया तो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, तो ये क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगला है, 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो जब दशमलव प्रसार का मतलब शांत और अशांत, चाहो तो इसको आप डिवाइड कर लो, है ना, 80 को 11 से डिवाइड कर लो, या तो शांत अशांत करने का एक और तरीका है, इस तरह से 11 80 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? 16×5 80, 16×5 और 16 कितना टूटेगा? 2 गुना 2 2 4 8 8 9 16 गुना 5, 2 5 में टूटेगा। तो जो 2 पार्ट में टूटता है उसको शांत बोलते हैं। क्या बोलता है? शांत बोलता है उसको। तो आंसर हमारा ए हो गया। अगला सवाल देखो, आगे सवाल यहाँ पे है कि यदि
ए बराबर दे रहा 3 पर पावर 4 और 5 पर पावर 3 तथा बी बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। तो मासा निकालना है, यानी कि HCF, मासा मतलब HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे HCF निकालने का? सिंपल सा तरीका ये है कि जो कॉमन हो रहा है, इसमें जो कॉमन हो रहा है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 तो कॉमन हो जाएगा। 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 3 3 9 5 25 25 25 नमा 1 225, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया जो है 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो इस तरह से उन्नयन कोण बनता है ना, अगर आप इस खंबे को लेते हैं 6 मीटर, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, 2√3 नीचे बनेगी। तो बोलता उन्नयन कोण, ये थीटा बता रहा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही ना लंब है, ये √6 ये लंब हो जाएगा और नीचे लग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो 3/√3 आ गया। 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 गुना √3, और √3 नीचे तो है, तो ये √3 खत्म, तो tan थीटा बराबर कितना आया, √3 आया। यानी कि tan थीटा बराबर √3 को तो आप जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है जी। ठीक है, तो tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 23 डिग्री। तो ये तो आपसे पूछा जा रहा है ना, आंसर क्या होगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। tan, हाँ सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओ सॉरी, ये तो मैं गलती बता दिया मुझे, √3 जो होता है tan 60 का होता है, tan 60 का होता है, सॉरी, तो 60 का होता है, फिर यहाँ पे आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, आंसर हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हो तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? एक दो वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, आपस में एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, छू लिया बाहर से, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा क्या होगा? तो एक स्पर्श रेखा तो हमारा ये बन जाएगा, है ना, दोनों वृत्त को छूते हुए स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त गुजारेंगे ऐसे, तो दोनों वृत्त को छू रहा, दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ से गुजारेंगे, तो देखो दोनों वृत्त को ये छू लिया, और एक इधर से ऐसे गुजारे तो ये छू लिया, तो कितना स्पर्श रेखा हो गया, 3 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, 3 यहाँ पे सही होगा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए सकते हैं? जब भी आपका सवाल दे दे कि किसी को गोला को पिघला कर किसी कोई चीज़ बना दिया गया है, तो संख्या निकालने बोलेगा, तो एक दूसरे को आयतन निकाल के डिवाइड कीजिएगा, समझे। जब कोई वस्तु को किसी वस्तु में परिवर्तन करके बोला इसका संख्या कितनी है, गोली निकाल दिया, कुछ और बना दिया, तो उस संख्या जब निकालने बोलेगा तो दोनों को आयतन निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा, जो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा। तो बड़ा वाला ये क्या है, गोला है, एक गोला है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको r1 मानते हैं, 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गया, पाई खत्म हो जाएगा, 4/3 भी खत्म हो जाएगा। तो पहला ये r1 ये हुआ कितना 8, तो 8 का क्यूब 8 गुना 8 गुना 8, और r2 कितना हमारा 1 है ना, छोटा वाला गोला है, 1 1 1, तो इसको 1 से तो कोई वैल्यू नहीं रहा, 8 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे 512 आएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर क्या हमारा होगा 512, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बोलता क्या एक थैले, यहाँ देखें, बोलता कि एक थैले में 6 काले गेंद है और 8 उजले गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला था, जिसको बोलता है या दीक्षा, मतलब बिना देखे हुए गेंद निकाल लिया, तो गेंद के उजला होने की क्या प्रक्रिया है? उजला गेंद, तो यहाँ पे ब्लैक गेंद कितना है, 6 पीस है, और वाइट गेंद कितना है, 8 पीस है। ठीक है, ये दोनों गेंद हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा कि उजला, टोटल गेंद यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए, टोटल गेंद यहाँ पे तो 8 6 14 गेंद है। ठीक है, तो अगर हम एक हमारा थैला है, थैला में हाथ डालेंगे तो कोई भी निकल सकता, काला उजला कोई भी गेंद निकल सकता, 14 में से कोई भी गेंद निकल सकता, लेकिन बोला कि उजला गेंद होने की क्या प्रायिकता है? तो उजला गेंद तो 8 ही पीस है, तो 8 ही में से कोई ना कोई गेंद निकलेगा। प्रायिकता संभावना जता रहे हैं, क्या प्रायिकता, तो संभावना में तो फिर यही 8 से 8 ही गेंदों में से कोई एक गेंद निकल सकता है, अगर उजला चाहते हैं तो, है ना।
तो यानी कि एक ही गेंद निकलेगा, कितना गेंद निकलेगा, एक गेंद, लेकिन है कितना संभावना, 8 निकलने की संभावना है ना, क्योंकि हमको क्या पता कौन सा है, 8 में से कोई भी निकल सकता है, तो हम 8 लिख लेंगे, 8 घटना यहाँ पे घट सकती है, चूंकि 8 पीस है सादा वाला, और टोटल कितना है 6 पीस है, तो 4/7 हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। इतना बार मैं सवाल बताया हूँ कि आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। जब भी क्षेत्रफल देता है और उसका त्रिज्या या भुजा पूछ लिया जाता है तो क्या करते हैं, इसका करते हैं ओवर रूट, 4 का ओवर रूट और 1 का ओवर रूट। तो 4 का वर्गमूल बोलिए या अंडर रूट बोलिए, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 1। आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। अगला सवाल, कौन सा अपरिमेय है, इनमें से आपको अपरिमेय बताना है। तो अपरिमेय जानते हैं जिसका ओवर रूट नहीं होता है, मतलब है ना। तो ये तो देखो, ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, मतलब ये बताना है। तो ये तो अपरिमेय ही है, तो ये नहीं होगा, ये भी तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय, बोला अपरिमेय नहीं है, तो यही तो है जो अपरिमेय नहीं है, मतलब ये परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, ठीक है। अगला सवाल कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है, तो बहुपद क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -15। तो बोलता है द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस पर सेट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो 2x हो गया, प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो माइनस प्लस -15। तो दिख रहा आपको, ये ऑप्शन है, इक्वेशन दिख रहा आपको, x² माइनस 2x -15। जी बिल्कुल, ऑप्शन हमारा बी में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 हो तो tan अल्फा का वैल्यू भी दे रहा, तो tan बीटा का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि tan जो दिया है अल्फा प्लस बीटा, और किसका वैल्यू बराबर है, √30 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा जुड़ के मिल के 60 डिग्री बना रहा होगा, तभी तो होगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू ही तो √3 होता है। तो कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा मिल करके 60 डिग्री बना रहा होगा। चलो मान लेते हैं 60 डिग्री बना। अब कौन कितना हमको अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कौन कितना है, कौन कितना है। अब देखो tan अल्फा बराबर दे रहा 1/√3, इसका मतलब ये हो रहा कि अल्फा के जहाँ पे 30 डिग्री है, अल्फा के जहाँ पे 30 डिग्री, तभी तो हो रहा 1/√3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू ही तो होता 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू क्या पता चल गया, 30 डिग्री है। तो अल्फा जब 60 में अल्फा बीटा मिला के 60 है, तो अल्फा जब 30 है तो बीटा भी 30 ही रहेगा, क्योंकि जो दोनों जोड़ के 60 है। तो अल्फा ऑलरेडी देखो ना 30 बता रहा, तो बीटा भी क्या होगा 30। तो बोलता tan बीटा, यानी कि tan बीटा बराबर वाट। तो tan बीटा बोले तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री फिर आ जाएगा 1/√3, है ना, 1/√3 आ गया आंसर हमारा सी, 1/√3। आपको सवाल भी याद हो गया हो मेरे ख्याल से। अब देखो सोशल का सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित भूकंप केंद्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप केंद्र के जहाँ पे भूकंप केंद्र हो और उसका ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र बनता है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, अधिक केंद्र उसको बोला जाता है। ओके, आंसर हमारा होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा। बहुत हल्का सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन होगा, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इनमें से कौन है जिसको लोकतंत्र का प्राण कहता है, जान है ना, प्राण। ये नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है वो है राजनीतिक दल। कौन होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्लियर है, आंसर हमारा डी होगा। भारत वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो 1975 इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो किस लिए जाना था भारतीय राजनीति में। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लगा था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। एक तो ये जाने कि जनता पार्टी की सरकार तो 1975 में बनी थी, नहीं 1977 में बनी थी। ये तो ऑप्शन ऐसे क्लियर हो गया। आम चुनाव तो ये हुआ था, आम चुनाव तो 1951 में हुआ था मेरे ख्याल से, ये कन्फर्म नहीं हूँ।
इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, फिलहाल ये भी मुझे याद नहीं, तो फिलहाल आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, इसीलिए ये भारतीय राजनीतिक में जाना जाता है। ओके, अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? सही बात है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना मना करता। कौन? संविधान बोलता है कि किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, है ना, ये भेदभाव मत करो, कौन कौन सा धर्म क्या कर रहा, भेदभाव मत करो, जो जैसा कर रहा करने दो। तो ये मना करता है, सही बोला, मनाही है, तो आंसर तो हो ही जाएगा, मेरा आंसर ए हो जाएगा फिलहाल। अच्छा देखते हैं, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? ऐसा कभी है कि अलग अलग राज्य का अलग अलग धर्म है? ऐसा तो नहीं है ना, ये ऐसा नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, देखो नहीं है मतलब है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन ये नहीं लिख दिया मतलब ये गलत बोल रहा। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है? कहाँ यार, अभी तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ना? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। ठीक है ना, क्या आंसर हो गया? उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष को कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल से ये सवाल भी आप लोग मिस्टेक मत करेंगे। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइमिंग है, जो पीरियड है, उसको भारत में जो है वित्तीय वर्ष घोषित किया गया है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्लियर है? रंपा विद्रोह कब हुआ था? अभी आपको हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिन के बाद ये सवाल देखने को मिल रहा। 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई न्यूज एंकर बोल रहा हूँ कहाँ। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। क्लियर है? आंसर हमारा ए होगा। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों में टोटल 14 बैंक आते थे उस टाइम जो है, तो उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहले भारत वही मतलब जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का 1969 में। ठीक है, 1969 में, जिसमें आपका SBI वगैरह सारा आता है यहाँ पे। ठीक है, और RBI का राष्ट्रीयकरण अलग है। तो चलो RBI की बात आ गई, तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1949 में होता है। ठीक है, याद कीजिएगा, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, लेकिन 14 वाणिज्यिक बैंकों का, जिसमें SBI, PNB वगैरह सारा कुछ आता है, उसमें 1969 में उसका हुआ था। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में है? तो क्लियर है, हमारा आंसर पटना होगा। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में है। कृषि सुखाड़ होता है, जानते? कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़, सुखाड़ का मतलब हुआ बाढ़ का उल्टा समझ लो। एक बोलते नहीं कि इतना मत हो जाए कि बाढ़ आ जाए, और इतना मत कम हो जाए कि सुखाड़ आ जाए। तो ये कृषि के कारण, ये जल के अभाव के कारण ही ऐसा होता है। अब देखो आपका आ गया ये कितना नंबर सवाल है? 30 नंबर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? दरभंगा। कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा जिला में है। एक क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो सवाल आपका यहाँ पे क्या आ गया कि हिंदी व्याकरण का आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए, यानी कि जिसकी और भैंस में जो रेखांकित शब्द है, इस शब्द का सर्वनाम बताइए। सर्वनाम क्या होगा? तो इस शब्द का सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंध, क्योंकि यहाँ पे संबंध बता रहा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। बोलते ना जिसका बंदर वही नचाएगा, ऐसे सुने, जिसका बंदर वही नचाए। तो ये भी क्या, जिसका बंदर वही नचाए, मतलब वो बंदर और उस आदमी से क्या हो गया? एक रिलेशन बन रहा, संबंध बन रहा। तो जिसकी लाठी, तो यहाँ पे जिसकी मतलब ये भी सर्वनाम है। जिसके मतलब कोई भी तो कोई ना कोई आदमी ही होगा। जिसकी किसको लिए बोलते हैं? जिसकी बोलते हैं हम लोग, कोई ना कोई आदमी ही होता है, उसके लिए बोलते हैं जिसकी। तो जिसकी और भैंस, तो इसका एक संबंध हो रहा, किससे? भैंस से हो रहा, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। के लिए किस कारक का चिन्ह आता है? बोलते हैं
उसके लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए। तो के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? के लिए जो चिन्ह होता है वो संप्रदान का होता है। किसके लिए होता है? संप्रदान का होता है के लिए का चिन्ह। चलो, तो आंसर हमारा सी हो गया। अति से कौन सा शब्द बनेगा जी? अति से कौन सा शब्द निर्माण होगा? अनेक, प्रति, अत्याचार, अति उत्तम। तो अति से जो बनेगा वो अति उत्तम बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? अति से कौन सा शब्द निर्माण होगा? अति उत्तम। क्या होगा आंसर हमारा? अति उत्तम। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व, दिग्गु, तत्पुरुष, कर्मधारी, कर्मधारी समास। तो माता पिता एक दूसरे का उल्टा देखिएगा, जैसे ही उल्टा रहेगा माता पिता, है ना, यहाँ वहाँ, राजा प्रजा, तो उल्टा रहेगा वो द्वंद्व कहलाएगा। ठीक है, द्वंद्व मतलब दो मुंह वाला, ऐसे समझो। बोलते हैं द्वंद्व, दो मुंह वाला, मतलब इधर भी उल्टा, ऐसे समझो, उल्टा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत हल्का सवाल है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सत जोड़ जन। क्या होगा? सत जोड़ जन सज्जन होता है। ठीक है, सत जोड़ जन। ता में हलंत रहेगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल दे सकता आपको, सा जोड़ ता और जा जोड़ ना। तो ये नहीं मत समझना, ठीक है, ऐसे नहीं, सा ता प्लस जा ना, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हलंत रहेगा तभी होगा। ठीक है, हलंत रहेगा तब सही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश का है, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ। आई हैव बीन एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। आई हैज़ बीन एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। आई हैव बीन एब्सेंट सिंस एट लास्ट मंडे। आई हैव एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो आई के साथ हमेशा ना, आई के साथ हमेशा हैव, ओके, तो आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव, तो हैज़ तो होगा नहीं, ये गया काम से, ये भी गया काम से। उसके बाद आई हैव बीन, यहाँ पे ना जो काम, मैं सोमवार से अनुपस्थित था, मतलब कि सोमवार से अभी तक जो है अनुपस्थित हूँ। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ मतलब मैं सोमवार से लेकर अभी तक, मतलब बहुत दिन गुजर, 2-3 दिन गुजर गया है, मतलब जो काम पहले शुरू हुआ है अभी भी वही चल रहा। अनुपस्थित हूँ मतलब बोलते हैं मैं अनुपस्थित हूँ, मतलब सोमवार से शुरू किया अभी तक चल ही रहा। तो आई हैव बीन लगाएंगे। एब्सेंट सिंस लास्ट मंडे, तो यहाँ पे आई हैव बीन तो लगा नहीं, तो ये होगा नहीं। क्लियर आंसर हमारा ये होगा। करेक्ट स्पेलिंग आपका सही कर रहे हैं, कौन सा स्पेलिंग इनमें से सही है? देखिए, सुधारने के बाद भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो फिलहाल आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी होगा, है ना, COLLEUGUE, COLLEAGUE, कलीग। ठीक है, आंसर हमारा बी होगा। राशिद सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। इसको बनाना क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए, राशिद सेड हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप, ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसके बदले क्या लिखना है? डैट लिखना है। माई मदर, माई क्या है? माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो राशिद लड़की है, इसलिए सी हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर मदर। क्या लिखेंगे? हर मदर। और यहाँ पे देखो सेड, जैसे ही यहाँ पे आपको सेड दिख जाए, जैसे ही यहाँ पे सेड दिखता है तो इसका टेंस में बदलाव आता है जी, टेंस में बदलाव होता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर देंगे, समझे। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो हर मदर, इज है तो वाज हो जाएगा, फिर वाज हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो जितनों बार फर्स्ट पर्सन आएगा आप जितनों बार भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पर्सन 4 बार आएगा तो चारों सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ माई भी फर्स्ट पर्सन आया, यहाँ भी देखो माई बेस्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो हर क्या होगा? सी का क्या होता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का हर बेस्ट फ्रेंड। तो राशिद सेड हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और तो किसी में है नहीं। चलो ये देखो, ये आपको एक्टिव से पैसे बनाना है। इज ही राइटिंग ए स्टोरी, है ना, क्या वह एक कहानी लिख रहा है? इसको पैसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन में सवाल है तो आपको पैसिव भी क्वेश्चन में ही बनाना है। तो इज है तो इज ही रहेगा, इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इज ही रहेगा, ओके। और ये ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ए स्टोरी हो जाएगा। और यहाँ पे जो टेंस में वही टेंस रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखना है, पास्ट उसको नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोरी अब इज ए स्टोरी हो गया ना। और यहाँ पे रहा रही जैसे रहेगा ना ING, तो उसमें बीइंग लगता है, ठीक है, बीइंग।
और उसके बाद जानते हैं पैसिव में तो भर्व का तीसरा रूप लगता ही है बाई ही, तो ही के लिए क्या होता है हिम, ठीक है। इज ए स्टोरी बीइंग राइटिंग बाई ए हिम, इसका हिंदी क्या होता है देखो, क्या वह एक कहानी लिख रहा है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक कहानी लिखा जा रहा है। अच्छा क्या है ना, क्या उसके द्वारा एक कहानी लिखा जा रहा है, ये हिंदी होता है। जा रहा है वाला सेंटेंस बड़ा अच्छा आता है, मुझे बोलने में मजा आता है, आप लोग को सुनने में भी अच्छा लगता है ना। आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कहते सब पैसिव में, हम लोग पैसिव बहुत बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बहुत बोलते हैं। उसे बुलाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, आपको नए नए टॉपिक सिखाया जा रहा है, आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जा चुका है, कितना अच्छा लगता है। तो पैसिव हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन पैसिव बनाने नहीं आता बहुत लोगों को। ही वेंट टू द विलेज, किससे, वह गांव गया, कैसे गया, ऑन फुट, पैदल, ऑन फुट मतलब क्या, पैदल, पैर से चल के, वही होता है पैदल, ठीक है। तो 25 सवाल यहाँ पे 25 मिनट में आपको कम से कम 40 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। तो अब उम्मीद है कि आपका ये धमाका वाला टेस्ट है तो बड़ा मजा आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। 40 सवाल में कितना सही बनाएंगे, और आपको ऐसा वीडियो कितना बचाइए, एक सप्ताह में धमाका वाला वीडियो जो मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पे, तो एक सप्ताह में क्या आपको रोज़ चाहिए ये वीडियो, या 2 दिन बाद चाहिए, 3 दिन बाद चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको ये धमाका टेस्ट जो है मिसलेनियस, जो हिंदी उर्दू साइंस सोशल मैथ हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो आता है, क्या आपको रोज़ चाहिए या 1 दिन बाद चाहिए, जैसे भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ये ला सकूँ, ठीक है। और 40 में जितना सही बनाए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।